तो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका। इंग्लिश में सेल कहा जाता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देरी नहीं करते हैं, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, पहला दिया गया है जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी यानी सजीव का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद दिया गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है लैमार्क तथा टेरेबेनेरस किया था। और ये कब किया था तो 1802 में किया था। तो याद रखना है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था तो लैमार्क तथा टेरेबेनेरस ने किया था 1802 में। उसके बाद दिया गया है जीव विज्ञान शब्द यानी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक जो होता है बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ यानी लाइफ जीवन, और लोगस मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन के ही अध्ययन को जो है हम लोग जो है बायोलॉजी कहते हैं। तो याद हो गया होगा आप लोग को, लाइफ यानी जीवन के अध्ययन को ही जो है हम लोग शॉर्ट में बायोलॉजी कहते हैं। अब अध्ययन के सुविधा के अनुसार जो है जीव विज्ञान को जो है दो शाखा में बांटा गया है। एक जो है जूलॉजी और दूसरा जो है बोटनी, यानी जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान होता है और बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो याद रखना है जो अध्ययन के सुविधा के अनुसार जो है जीव विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है तो दो भागों में, एक में जूलॉजी और दूसरा में जो होता है बोटनी। उसके बाद हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है जंतु का अध्ययन करते हैं। और इसका जो है जूलॉजी का जो है जनक जो है यानी पितामह जो है किसे कहा गया है तो अरस्तु को कहा गया है। तो याद रखना है फादर ऑफ जूलॉजी जो है किसे कहा गया है तो अरस्तु को कहा गया है। और इनका एक पुस्तक है अरस्तु का जिसका नाम है जंतु इतिहास, इंग्लिश में हिस्टोरिका एनिमलिज्म कहते हैं। और हिस्टोरिका मतलब एनिमलिज्म में जो है इसमें जो है जंतुओं को जो है रचना, स्वभाव उसका कैसा है, उसके वर्गीकरण किए हैं, फिर जनन के बारे में इनका माने इस सब का जो है वर्णन किए हैं अरस्तु साहब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति, इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है पेड़ पौधा के अध्ययन करेंगे और पेड़ पौधा के ही अध्ययन को ही जो है हम लोग जो है बोटनी कहते हैं। और इसका जनक जो है यानी वनस्पति जगत के जनक जो है थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और थियोफ्रेटस ने पौधा का वर्णन अपना पुस्तक जो है उनका पुस्तक जो है हिस्टोरिका प्लांटेरम में जो है वो किया है। तो याद रखिएगा जो थियोफ्रेटस का जो है पुस्तक क्या है द हिस्टोरिका प्लांटेरम जो है उनका पुस्तक है। और बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था याद रखिएगा बोटानोस से हुआ था। तो याद रखना है जिसका अर्थ क्या होता है घास होता है। तो समझ गए होंगे कि बोटनी शब्द का मतलब उत्पत्ति जो हुआ था ग्रीक भाषा के एक शब्द है बोटानस जिसका अर्थ क्या होता है घास होता है। तो अब हम लोग जो है ये सब देखे थे उसका जो है एक देखे थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोशिका, कोशिका का अध्ययन जो है हम लोग जो है साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी। और कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब यह होता है कि जो कोशिका से ही जो है कोई भी चीज का जो है उसका संरचना बना हुआ है। और कोशिका के बदौलत ही जो है कोशिका से जब मिलकर जो है कोई
चीज का निर्माण हुआ है तो उससे जो है कार्य होता है। तो इसी को जो है, इसलिए जो है कोशिका को जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, ये प्रत्येक जीवधारी का जो है शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। और सर्वप्रथम जो है कोशिका को जो है खोज जो है किया था रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, ये कोशिका के खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। और कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। तो याद रखना है, जो कोशिका के खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक और 1665 ईस्वी में। किंतु इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज किया। तो याद रखना है, जो इन्होंने जो है कोशिका जो खोज किए थे तो ये मृत कोशिका के खोज किए थे। और किस में किए थे? तो कॉर्क में खोज किए थे। तो कॉर्क एक पौधा है तो उसी में जो है ये खोज किए थे। याद रखना है, इसलिए जो है इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी फादर ऑफ कोशिका विज्ञान के पितामह कहा जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मृत कोशिकाओं को जो है नेफ्रोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, जो मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोफिस कहा जाता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन जो है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में, यानी कोशिका की जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है किया है केंद्रक के खोज, तो वो जो है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में जो है ये वर्णन किए है। सर्वप्रथम देखिए, उस रॉबर्ट हुक जो थे ये मृत कोशिका के, और सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका के खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। याद रखिएगा, 1674 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका के खोज 1674 में ल्यूवेन हॉक द्वारा किया गया था। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा, हाँ, इन्हीं को जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु के पितामह भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनको। उसके बाद आगे दिया गया है, इनके द्वारा खोजी गई कोशिका जीवाणु, आरबीसी एवं प्रोटोजोआ, स्पर्म यानी शुक्राणु है। तो याद रखिएगा। उसके बाद ल्यूवेन हॉक की पुस्तक, यानी इसका पुस्तक जो है सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यानी सीक्रेट्स ऑफ नेचर जो है ल्यूवेन हॉक का पुस्तक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो सीक्रेट्स ऑफ नेचर जो है किसका पुस्तक है? तो ल्यूवेन हॉक का पुस्तक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, जे स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो स्लाइडेन एवं स्वान। शरीर के कोशिका बना होता है, अंतः कोशिका शरीर के सबसे छोटी कोशिका होता है। इनके द्वारा कहा गया क्या? ये शरीर के कोशिकाओं जो होता है अंतः कोशिका के सबसे छोटी इकाई होता है। तो याद रखिएगा, अंतः कोशिका के सबसे छोटी इकाई जो माने कोशिकाओं बना जो होता है अंतः कोशिका के छोटी इकाई से बना होता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह जो है, याद रखिएगा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह जो है स्वान को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्वान को कहा जाता है। उसके बाद भारतीय कोशिका विज्ञान के पितामह, याद रखिएगा, जो भारतीय कोशिका विज्ञान के पितामह जो है AK शर्मा को कहा जाता है। तो याद हो गया होगा, 5 बात याद रखना है इसमें। जो कोशिका के खोज किसने किया सर्वप्रथम? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, और मृत कोशिका के खोज किया था। उसके बाद इसका अगल का याद रखना है, जो जीवित कोशिका के जो है खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका के खोज जो है ल्यूवेन हॉक 1674 में किया। और उसके बाद जो है इसमें याद रखिएगा, जे आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो स्वान को कहा जाता है। और भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो AK शर्मा को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है याद रखना है माइकोप्लाज्मा का होता है, यानी जीवाणु के एक होता है छोटी इकाई माइकोप्लाज्मा, उसी का जो है सबसे छोटी कोशिका होता है। और सबसे लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र का होता है। तो याद रखना है, ये लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र का होता है, आगे है दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो होता है एक पक्षी होता है जिसका नाम शुतुरमुर्ग है, उसका जो होता है सबसे बड़ी कोशिका।
तो इसमें दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया है जो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, और सबसे लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का होता है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है मानव में अगर जो पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जो अंडाणु का यानी ओवम का होता है, और सबसे छोटी कोशिका जो होता है मानव में तो स्पर्म यानी शुक्राणु का होता है। तो याद रखिएगा 4-5 बात यहाँ से भी। जो सबसे बड़ी कोशिका अगर जो पूछा जाए सिंपल में तो याद रखिएगा जो शुतुरमुर्ग के अंडा का, और सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र का होता है, और सबसे छोटी कोशिका जो होता है जीवाणु के माइकोप्लाज्मा होता है। और उसके बाद मानव में अगर जो पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु यानी ओवम का, और उसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो स्पर्म यानी शुक्राणु का होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो कृपया जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है हमको वीडियो बनाने में और मदद मिले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट दिया गया है तंत्रिका कोशिका किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तंत्रिका कोशिका का जो होता है दोबारा जो है पुनः जो है विभाजन नहीं होता है। एक बार विभाजन होने के बाद उसमें जो है विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है, यानी ये जो है फिर अपना जो क्षति हो जाता है कोशिका उसको जो है ये ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु होने की संभावना होता है। बात सही है। जो उसमें जो होता है जब सर में ब्रेन हेमरेज जब होता है तो उसमें चोट लग जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो खून का जो है थक्का बन जाता है, और थक्का बनने के कारण है कि जो यहाँ जो है वो जो है तंत्रिका कोशिका जो होता है उसका जो है विभाजन नहीं होता है। अगर विभाजन होता तो जरूर है जो मतलब जो है अपना जो है उसको अति कर देता है, तो ये जो है इसलिए जो है मृत्यु शीघ्र हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर का होता है। याद रखिएगा हम लोग को कहा जाता है या जानते होंगे आप लोग कि जो लीवर अगर 80% भी अगर जो डैमेज हो जाए, अगर जो 20% भी बच्चा रहे तो वो जो है स्वतः फिर ठीक हो जाता है। तो याद रखिएगा सबसे तेजी से जो होता है लीवर का जो होता है यानी जिगर यानी यकृत का जो होता है मतलब जो है तेजी से उसका विभाजन होते रहता है। उसके बाद तीसरा नोट दिया गया है मानव शरीर के एकमात्र कोशिका जो अपना आकार बदलता है। तो WBC जो होता है वो आकार बदलते रहता है, इसलिए जो है इसका आकार जो है अनियमित होता है। तो याद रखिएगा जो WBC का आकार जो होता है हमेशा माने कोशिका का जो आकार जो होता है हमेशा बदलते रहता है, और इसलिए इसे क्या कहा गया है तो अनियमित कोशिका कहा गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसका दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। तो याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज जो है अल्टमैन किया था, और इसकी नामकरण जो है इसमें न दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा नामकरण जो है बेंडार्ड किया था। तो नामकरण अगर जो पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो बेंडा किया था, और इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सीश्वसन यानी इस जो मेन जो इसका काम जो होता है ऑक्सीश्वसन यानी श्वसन के काम करता है, ऑक्सीश्वसन के काम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। तो याद रखिएगा जे एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है, और एटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। तो याद रखिएगा इसमें न दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें ऊर्जा मिलता है एटीपी या ग्लूकोज मिलवे करता है, इसी कारण कोशिका का इसे पावर हाउस यानी शक्ति गृही कहा गया है। तो याद रखिएगा ये शक्ति गृही इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो है क्रेब्स चक्र चलता रहता है इसमें, और एटीपी और ग्लूकोज जो है मतलब जो है मिलता है, और ग्लूकोज मिलने के कारण जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृही कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को जो है क्या कहा जाता है तो क्रिस्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अर्ध स्वायत्त होता है, क्योंकि इन 70 से 80% जो है अपना जो है स्वयं कार्य करता है, यानी दूसरे के द्वारा ही नहीं कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्वयं जो है 70 से 80% जो है यह स्वयं कार्य कर लेता है। उसके आगे दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद यानी दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। याद रखिएगा, जो कोशिका का सबसे बड़ा अंग यानी कोशिका में सबसे बड़ा अंग पूछा जाएगा तो केंद्रक होता है, और उसके बाद दूसरा में जो आइएगा तो दूसरा जो होता है याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है कैसी होती है, तो दोहरी झिल्ली वाली होती है। और इसका देखिए इसमें जो चित्र दिया गया है, इसमें जो होता है ये जो देख रहे हैं बीचे बीचे वाला भाग जो हम लोग जो क्रिस्टी पढ़े हैं आंतरिक दीवार, तो ये आंतरिक दीवार जो है क्रिस्टी होता है, और इसमें जो होता है राइबोसोम कण भी पाया जाता है। याद रखिएगा, इस पर जो होता है क्रिस्टी पर जो छोटा छोटा दाना जो होता है, और ये जो है दाना जो होता है इसको हम लोग जो है राइबोसोम कण कहते हैं। याद रखिएगा, और इसमें जो होता है ये जो बाहरी जो देख रहे हैं लाल रेड कलर का झिल्ली टाइप के, तो इसको हम लोग जो है याद रखिएगा परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं, यानी परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं इसको। और इसमें जो एक द्रव टाइप के जो देख रहे हैं भरा हुआ, तो द्रव नीला कलर के जो देख रहे हैं उसको हम लोग जो है मैट्रिक्स कहते हैं, और ऊर्जा हम लोग जानते हैं जेटीपी के रूप में देता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इतना अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आप लोग के सहायता के लिए जो है हम फिर अगला वीडियो बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।